हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं बिहार में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की नौकरी लेने के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन आज होने वाला है। क्योंकि मैं आज लेके आया हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जामों में पिछले सालों में पूछा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए नो लेट करते हैं, नो वेट करते हैं और आज की जो क्लास है इसे एकदम बहुत ही बढ़िया अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो साइंस की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है प्यारे मित्र, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो सिलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है ना। और आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर दूंगा, है ना। यानी क्वेश्चन एक रहेगी और उससे अनेक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है इसमें कि क्वेश्चन को बहुत ही इज्जत के साथ पढ़नी है और फिर उन 4 ऑप्शन को बहुत बढ़िया से मन लगा कर पढ़ना है और उसके बाद बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि कौन सी क्वेश्चन के क्या आंसर है। साथ ही साथ पहली बार क्वेश्चन का जब आंसर दोगे तो आप ये भी बता देना कि आप बिहार के किन किन जिलों से, बिहार के कौन कौन सी स्थानों से हमारी इस क्लास को आप देख पा रहे हैं। ठीक है प्यारे मित्र, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर, यानी कि धरातल की धरती पे, है ना, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए तो। चंद्रमा की जो पृष्ठ होती है उस पे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्या कारण है? पहला है क्योंकि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाता है, पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा है क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, ये बहुत ही मोस्ट ऑप्शन है। तीसरा है क्योंकि चंद्रमा के पृष्ठ के समीप तापमान बहुत अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताइए। अगर मेरे साथ आप इसी तरह का से रेगुलर अगर प्रैक्टिस सेट कर लोगे मेरे दोस्त, कोई माइक लाल तुम्हें रोक नहीं सकता है बिहार पुलिस चाहे बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन निकालने में। और साइंस में एकदम पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओगे, ये है मेरा वादा। क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस तरह के टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूं। तो जल्दी जल्दी से बताइए ये क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आप लोग को बताना है और मैं जब बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को कर क्या दूंगा, एकदम बिहारी अंदाज में, क्या, बर्बाद। तो जल्दी से टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का मतलब क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है ना वो निर्वात में आगे नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि चंद्रमा की जो पृष्ठ सतह होते हैं उस पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत बढ़िया से समझे होंगे और सीखे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए, अगले क्वेश्चन को लेने से पहले मैं इस क्वेश्चन का कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं। क्या आप लेंगे? एक बार बताओ कमेंट करके, क्या आप लेना चाहते हैं विशेष जानकारी? अगर चाहते हैं तो आइए देखिए। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। अर्थात ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है? नग्न होती है। आप लोग को पता होनी चाहिए। यहां से बहुत क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामिनेशनों में। जैसा कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है, तब आपका राइट आंसर होगा कि निर्वात में नहीं चल सकती है। आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, तब आपका राइट आंसर होगा निर्वात में होती है। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में तो आपको बताना है कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगली क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि ये बताइए कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग होता है। तब आपको बताना है कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे है तो इसकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। और अब आपको ये भी बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। ये भी कमेंट बॉक्स में आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया हूं और मैं देखता हूं कौन से ऐसे बिहार के लाल हैं या कौन सी ऐसे बिहार की लाली है जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं।
चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे दोस्त। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो मैं मानता हूं कि पक्का अच्छा करोगे आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में। पाराध्वनि चाल, यहां पर चाल की बात हो रही है। पाराध्वनि जो चाल होती है मापने की इकाई, मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। पाराध्वनि जो चाल होती है इसको मापने की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है नॉट, दूसरा है मैक, तीसरा है हर्ज, चौथा है रीटर। तो बताइए तो पारा जो ध्वनि की जो चाल है उसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताइए और फिर मैं इसे क्या करूंगा? बर्बाद। फिर मैं इसे क्या करूंगा प्यारे दोस्त? तो आप बोलोगे सर बर्बाद करोगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार पुलिस में ही आएगा, बिहार दरोगा में भी आएगा। बेटा बिहार बीएसएससी का भी एग्जाम दोगे ना तुम, बिहार स्टाफ सिलेक्शन, चाहे वो सीजीएल का हो, ठीक है, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट का हो, है ना, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि सभी जगह देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नॉट। पाराध्वनि की जो चाल होती है ना उसको हम लोग नॉट से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, लिखा है कि गिरती हुई जल की बूंदे गोल बन जाती है। आप देखते हो ना कि जब वर्षा होती है तो जो बारिश की बूंदे होती है वो क्या हो जाती है? गोल बन जाती है। जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। बताइए जल का ऐसा कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से जल की जो बूंदे होती है वो गोल हो जाती है? ये आपको बताना है मेरे दोस्त और मैं करने वाला हूं बर्बाद। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है पृष्ठ तनाव, दूसरा है अस्पिंडीयता, तीसरा है केशिकता और अगला है विस्कासिता। तो ये चार ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि क्या इनका आंसर राइट है। चलिए जल्दी से बताइए और फिर मैं इसे करने वाला हूं क्या? बर्बाद। जैसा कि आप स्लाइड को जब देख रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा है ना 14 अप्रैल 2010 का पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आज भी पूछा जा सकता है। ये कोई क्वेश्चन खराब नहीं है मेरे मित्र, है ना, ऐसा मत सोचना। सबसे पहले ये दायित्व होती है आपका कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना तो बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पेपर है सबको क्या करना है? इज्जत के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बोलो एक बार कमेंट करके कि सर इज्जत के साथ पढ़नी है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना। गोल होने का मेन रीजन होता है पृष्ठ तनाव। आइए अब मैं आगे चलता हूं और है ना और इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं जो आपके आने वाले एग्जामों में क्या हो रहे काम करे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता चल गया है कि वर्षा की जो बूंदे होते हैं ना उनका गोल होने का रीजन क्या है? तो आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव होता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है कि सर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। मैं क्वेश्चन एक करवाऊंगा लेकिन वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्रिएट करके दे दूंगा। जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है सर न्यूटन मीटर होता है। अगला है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि जल का हमें पृष्ठ तनाव को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? तो आपको बोलना होगा कि सर घुलनशील नमक उसमें मिला दीजिए तो जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। बोला लिखा है यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, गेज दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय माइनस दाब और गेज दाब या निर्वात दाब गेज। ये भी क्वेश्चन आपके 14 अप्रैल 2010 के सिपाही परीक्षा में पूछा गया है। किसका? बिहार का, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्योंकि बिहार के बंदे सेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं सेट प्रैक्टिस बहुत धमाकेदार अंदाज में आपको करवा रहा हूं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और मैं इसे फिर क्या कर दूंगा? बर्बाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है माय डियर वो आप लोग जवाब दे ही पाओगे मुझे उम्मीद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेज दाब
प्लस में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न एग्जामिनेशनों में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर पेपर जाके देख लो, ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है, बताइए तो। यानी विद्युत माप यंत्रों में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित की जाती है? तो आप लोग को पता है, विद्युत माप यंत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर बोलते हैं। तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करना। तो तुम बोल दोगे सर विद्युत यंत्र को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए इससे रिलेटेड और भी हम लोग जरा सा क्वेश्चन देखने की क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गंभीरता केंद्र कहलाते हैं, या फिर दाब केंद्र कहलाता है, या उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका बिहार के सिपाही के एग्जाम का पूछा हुआ है, आपको 2010 का पूछा हुआ है। और यह आज भी क्वेश्चन पुराना नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आज भी नया है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिहार पुलिस का पिछले सालों का पूछा हुआ क्वेश्चन को बेटा एकदम रट लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये बताइए कि किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु केंद्र का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट बाबू हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 लेने से पहले कुछ बातें यहां पर बताई गई है ना। उसमें से सबसे अच्छा बात यह है कि जो उत्प्लावन के बात में, यानी कि उत्प्लावन के बारे में किसने जानकारी दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। बस ये आपको रखना है माइंड में याद। अब मैं अगले क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए है चालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है जी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है इसकी लंबाई के समानुपाती होती है, ये भी क्या है? सही है। दूसरा है अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के उत्क्रमानुपाती है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ये भी क्या है? सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है ना, ये बताना है आपको। इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है। और आपको ये क्वेश्चन जो है ये भी सिपाही भर्ती का पूछा हुआ है, और आपने क्लास 10 में ये पढ़ा होगा कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो एक तो करता है तार की लंबाई पर, दूसरा करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तीसरा करता है कि पदार्थ की प्रकृति पे, ये किस प्रकार की पदार्थ है, चौथा डिपेंड करता है तापमान पे, है ना। तो बताइए, तो यहाँ पर 1 और 2 तो राइट आंसर ऐसे ही दिख रहा है, और ऑप्शन में ए और बी कहीं भी नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर क्या मारेंगे? तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब ये देखिए आपके लिए कुछ विशेष जानकारी है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान की चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये जो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये ना जाने आपके पेपर में कितनी बार पूछा हुआ है मेरे प्यारे मित्र, बहुत बार पूछा हुआ है। उम्मीद करें, है ना, कि इस बार भी आपके पेपर में आए तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बर्बाद कर दूंगा प्यारे मित्र, क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूं और बिहारी अंदाज में आपको सिखाऊंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आपको यह बताना ठोस कौन है। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, ग्रेफाइट, पारा या आयोडीन। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर जरूर देंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए प्यारे मित्र, क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, और 13 में करने वाले हैं आपका फेरा। याद करो, फेरा शादी की नहीं, एकदम क्वेश्चन को बर्बाद करने का।
तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो होगा ग्रेफाइट। मैं देखना चाहता हूं कि बिहार के कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं। यस यार, बहुत लाजवाब बच्चे हैं बिहार के नौजवान साथी, काफी सुंदर है, बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 9 लेने से पहले कुछ देखते हैं। कार्बन एक क्या है, तो आप लोग को बोलना है सर कार्बन एक अधातु है। कार्बन के कितने दो मुख्य अपरूप है, एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम ग्रेफाइट है। हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हीरा विद्युत और ताप का क्या होता है, तब आप राइट आंसर दोगे सर कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर क्या है, पदार्थ है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की कठोरतम पदार्थ कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा कि गुरुदेव हीरा है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। देखो जो कार्बन है इसके दो मुख्य अपरूप होते हैं, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है ग्रेफाइट। लेकिन जो हीरा है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक, और जो ग्रेफाइट है वो होता है विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं पेंसिल बनाने में, और कहाँ करते हैं, परमाणु भट्ठी में करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपके लिए डिटेल्स लेके आता हूं ताकि मेरे बच्चे दूसरों से क्या दिखे, अलग दिखे, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर सारे बच्चे एक ही जैसे दिखने लगेंगे तो रिजल्ट किसकी होगी बताइए, है ना। तो आपको दूसरे यानी कि दुनिया की दौड़ में क्या करना है, अलग करना है, तभी तो आप अलग दिखोगे और आपकी रिजल्ट जरूर होगी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। बताइए इनमें से किनके कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस का ही है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज भी पूछा जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में जरूर आए। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि निम्नलिखित में से किसकी कार्यप्रणाली में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ना हम लोग लाउड स्पीकर में करते हैं, ना ही हम लोग माइक्रोफोन में करते हैं, ना ही हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। अब बेटा 3 4 तो था, 3 गलत ही हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। कोई भी परमानेंट मैग्नेट है, कोई अस्थाई चुंबक है, उसको दो भागों में क्या कर दिए, तोड़ दिए। जब तोड़ोगे तो क्या देखने को मिलेंगे, ये आपको बताना है। दोनों भागों में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा, है ना। प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताओ कि जब कोई भी अस्थाई चुंबक है और अगर इसे आप दो टुकड़ों में तोड़ देते हो तो क्या होगा, हर एक टुकड़ा पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए जो मीटर है आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, मीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है धारा को, वोल्टता के लिए, पावर के लिए या ऊर्जा के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप क्लास 10th पढ़े होंगे। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट क्या आंसर होना चाहिए। मेरे बिहार के लाल, मेरे बिहार के नौजवान और मेरे बिहार के लाली भी कम नहीं है रे। लाली को तो 50% आरक्षण है बेटा, वो तो ऐसे ही बर्बाद करने वाला है, इसलिए तुमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेने से पहले कुछ और भी विशेष जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं दुनिया की दौड़ में आगे करना। पहला बात कि विद्युत धारा एम्पियर में मापने की है, क्या है, मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि करंट में क्या, धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए,
शून्य होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ये एक आदर्श आममीटर का जो प्रतिरोध होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो आप जितने भी बिहारी दोस्त हैं वो क्या आंसर दोगे कि सर शून्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में विद्युत में लगाया जाता है। हम लोग की जो घरों में जो वायर आती है ना, जो वायर की जो कनेक्शन होती है वो किस रूप में होती है? पैरेलल में होता है यानी कि समानांतर क्रम में होती है, सीरीज में होती है यानी कि श्रेणी क्रम में होता है। आपको ये जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि यहाँ आंसर तो दिख ही रहा है कि हमारे घरों की जो पावर सप्लाई होती है वो हमारे समांतर श्रेणी में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है अमोनिया, चौथा है मीथेन। बताइए मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, है ना, कि बताइए कि किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रेफाइट है ना। क्या है मेरे दोस्त? ग्रेफाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। आपको बताना है, यानी मुझे हाई टेम्परेचर को क्या करना है? मापना है। तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन सी यंत्र का इस्तेमाल करोगे ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पारद थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ताप विद्युत पायरोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग बेटा पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और पायरोमीटर मुझे एक जगह दिख गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे मेरे बिहार के लाल और लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ और भी विशेष जानकारियां दिया गया है। पायरोमीटर तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। आप सूर्य का ताप, यानी सूर्य क्या होती है? हमसे दूर स्थित होता है। अगर उसकी टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित होता है। जो भी ताप विद्युत जो तो पायरोमीटर है वो किसके रूल पे काम करता है? स्टीफेन के। कहता है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 14, सुरक्षा बाल्ब का कार्य है। आपको यह बताना है कि सुरक्षा बाल्ब का क्या कार्य है। ऑप्शन दिया गया है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालने का, बॉयलर के भीतर जल स्तर इंगित करने का, भाप बॉयलर के भीतर भाप का दाब मापने का, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन काफी अच्छे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आप इसमें जरूर कंफ्यूज करेंगे। हालांकि बिहार के नौजवान यानी कि लाल और लाली काफी पढ़ने में तेज है और उम्मीद करता हूं कि आंसर पक्का देंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। देखो बोलते के साथ आंसर दे दिया कि सर ये होगा। देखो कितने प्यारे लोग हैं आप लोग, कितने प्यारे लोग हैं। यानी कि ये आंसर बिल्कुल भी जो दिए हैं वो एकदम क्या दिए हैं? एकदम करेक्ट दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। बताइए तो। कहता कि मानव के शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 मिली एम्पियर से कम, दूसरा है 1 मिली एम्पियर से 1 से 8 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर, 15 से 50 मिली एम्पियर। तो आप लोगों को पता है कि जब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जब 1 मिली एम्पियर से कम होगी तो आघात की अनुभूति नहीं होगी। आइए पहली बातें यहां पर देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 16। अल्ले ले ले ले, ये जिधर तिधर कर दिया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर भी जब कुछ सुनने को देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ जानकारियां आपको दे देता हूं।
अगर आपसे ये पूछता है कि विद्युत सेल का काम क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दूसरा, मोमबत्ती का काम क्या होता है, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या कर देती है, बदल देती है। सौर सेल का काम क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। डायनमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम करती है। तो ये जो स्लाइड में 5 बातें लिखी गई है ना बेटा, समझ लो 5 का 5 काफी इंपॉर्टेंट है और आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तब। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये क्या कह रही है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है। कोई इलेक्ट्रॉन, मान लियो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसका वेग बढ़ जाएगा, इसका वेग और ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसका वेग और ऊर्जा नियत रहती है। आपको ये बताना है मेरे दोस्त, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाती है तो इसका वेग और ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। अब मैं देखता हूं कितने बिहार के लाल और लाली इस आंसर का सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा जा रहा हो, काफी अच्छा आप लोग की प्रैक्टिस है। कोई माई के लाल आपको बिहार पुलिस निकालने से और बिहार दरोगा निकालने से रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है, पहला ऑप्शन है जल, मीठा जल, कठोर जल, भारी जल। जल 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 जल, तो जल्दी जल 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 ही जल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे बर्बाद। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सर बर्बाद कर दे तो बेटा आप लोग को सबसे पहले आंसर बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि भारी जल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आपको नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। अब इससे रिलेटेड देखिए कितनी सारी जानकारियां आपको लाए हैं, कितनी सारी जानकारियां लाए, किनके लिए लाए, या आपके लिए लाए हैं। पहला कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपको आंसर देना है सर कि भारी जल का करते हैं या फिर हम लोग ग्रेफाइट का करते हैं। मंदक रिएक्टर में क्या करता है, तो मंदक का काम है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देती है, धीमा कर देता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, कैडमियम या बोरोन का। बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर करोगे तो बेटा पछताओगे। याद रखना मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग भारी जल का करते हैं या तो ग्रेफाइट का करते हैं। दूसरा कि मंदक का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। तीसरा कि रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो या तो कैडमियम का करते हैं या फिर बोरोन का करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रूप में होती है। साधारण तापमान पे यानी कि नॉर्मली टेम्परेचर पे। इसका कारण निम्नलिखित की विधानमता है, किसकी वजह से हो रही है, आपको यह जवाब देना है। पहला ऑप्शन है जल से संयोजनक बंधन, हाइड्रोजन सल्फाइड में आयनिक बंधन, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन, या जल में हाइड्रोजन बंधन। जल्दी से कमेंट करके तो बताइए तो क्या आंसर होगा, और फिर मैं इसे क्या करूंगा, बर्बाद। तो आप लोग चाहते हो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का हर एक पेपर को बर्बाद कर दे, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो आपका समान अध्ययन का हो। क्या आप लोग चाहते हो मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, और आपको आंसर सहित जो है ना वो इस क्लास की पीडीएफ नोट्स विद आंसर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की जो दर है वो निम्नलिखित में से किसकी समानुभूति होती है ना, समानुपाती होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है बलाघूर्ण बल,
या बल्ब लगाने के दौरान लगा समय या वेग में बदलाव। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या है आंसर? आपको तो ये जवाब देना है, मैं तो बाद में आंसर दूंगा। मैं पहले आपको टेस्ट करता हूं और फिर टेस्ट के बाद आपकी स्वाद चखता हूं कि आपकी स्वाद कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्यारे मित्र क्या है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। और आपकी स्वाद जो है ना वो बहुत अच्छे आंसर है, क्योंकि आंसर आप लोगों ने सही दिया है, इसलिए आप लोग सभी लोग अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको लेते हैं 21। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। दाब जिसके साथ द्रव के साथ विस्थापित हो जाता है, विस्थापित द्रव का भार, द्रव की विषाक्तता या द्रव की अस्पंडीयता। ये बताइए क्या आंसर होगा? ये बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मुझे लग रहा है कि आपसे आंसर जरूर मिलेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विस्थापित द्रव की भार। ये देखिए आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? भंगुरता, तन्यता, आघातवर्धनीयता या सुघट्यता। क्या कहलाता है प्यारे मित्र? बहुत ही बेहतरीन है ना, लेकिन कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स, नो लेट नो वेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बिहार के लाल और लाली क्या है बताओ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं दूर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आए, और जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो एकदम कटोरा लेके क्या करेंगे? भर पेट भर दाल खाएंगे। आइए, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, ब्रह्मांड की उष्मा नियत रहती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपको बताता है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सुंदर बहुत क्वेश्चन है, आप लोग को पता है ना, ये बहुत ही लॉलीपॉप नहीं है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाली है, उसके बावजूद भी आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा का एक रूप है ना जी, जो दूसरे रूप में क्या करती है? परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। उष्मा गति के द्वितीय नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को क्या करता है? बताता है। इस पॉइंट को जरूर आपको याद करना था। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यह बताना है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसके दौरान कौन सी गैस निकलती है, ये आपको जरूर बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो बताइए भाई, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्त? क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? उम्मीद रखूं, ये तो क्वेश्चन काफी लॉलीपॉप वाली है बेटा, तुम लोग लॉलीपॉप जरूर खाए होंगे तो आंसर भी जरूर दोगे, मुझे ये उम्मीद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होंगे? ऑक्सीजन। कितने बच्चे का राइट आंसर ऑक्सीजन आया है? जरा सा कमेंट करके बताओ तो मेरे प्यारे मित्र। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कुछ विशेष जानकारियां हैं। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरहित तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 क्या करते हैं? लेते हैं, और O2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है? अधिक होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश में क्या होती है?
कम होती है। ये चीज जरूर पूछा जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से एक अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो किस प्रकार के कलर में अधिक होती है और किस प्रकार के कलर में कम होती है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनाया जाएगा, इसलिए थ्योरी को बढ़िया से देखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? बताइए तो, कौन सा ऐसा किरण है धूप का कि जो सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें, अंतरिक्ष किरणें, या इनमें से सभी, है ना। अंतरिक्ष का किरण देख लो रे भाई, कैसा कैसा ऑप्शन है, पगलाने वाला ऑप्शन है। अंतरिक्ष का कोई किरण होता है जी, बताओ, है ना। और 80% जो स्टूडेंट है ना, वो तुम लोग को पता है कि क्या आंसर मारने वाला है। तो आप लोग को पता नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने बच्चे लोग को पता है। और फिर मैं इसे क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर आप अक्सर करते हो बर्बाद, तो इस बार भी क्या करोगे, बर्बाद। तो आप लोग को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 80% स्टूडेंट मार देगा सर ऑप्शन नंबर बी, जबकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवरक्त किरणें की वजह से क्या होती है कि सौर कुकर क्या होते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है, ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम करता है? ऑप्शन है पीट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, या एंड्रिनल। तो आप लोग को पता है ना, टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस होगा मेरे मित्र, है ना। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और बर्बाद करते रहेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पर कुछ इस विशेष जानकारियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क मनुष्य का अस्तित्व अस्थियों के खोल क्रेनियम में क्या रहता है, बंद रहता है ना, जो इसे बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। ये भी आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मस्तिष्क का सबसे जो विकसित भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम होता है, जिसमें इच्छा शक्ति की बात होती है, ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है ना, भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा, यह हाइपोथैलेमस का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होती है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। यह है बड़ा छोटा क्वेश्चन, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन है भी बड़ा खतरनाक, क्योंकि बच्चे इसको याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पहला है कॉपर और टीन का, कॉपर और जिंक का, कॉपर और निकेल का, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। जल्दी से बताओ क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर राइट ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब मैं देखता हूं कितने बिहार के नौजवान लाल और लाली इस आंसर को सही कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही दे रहे हैं वो करीब करीब सारे बच्चे दे रहे हैं कि सर रियल में इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अब आइए कुछ विशेष जानकारी देखते हैं। तो अगर पीतल की बात करें तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अगर कांसा की बात करें तो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करूं तो कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है। अगर गैन मेटल की बात करूं तो कॉपर जिंक और टीन का मिश्र धातु होता है। टका की बात करूं तो टीन और लेड की बात होती है। मैग्नीशियम की बात करूं तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आता हूं, है ना मेरे दोस्त। तो आपका काम है कि हमारी क्लास को एकदम मन से देखिए और आसानी से आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का पेपर को एकदम फाइन से लिख के आइए। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम कार्बन किसमें होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मृदु इस्पात, मुलायम इस्पात, कठोर इस्पात, या पिटवा लोहा। बताओ मेरे दोस्त, लेट किस बात की कर रहे हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि किसमें ज्यादा और किसमें कम होती है। तो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन बेटा कंफ्यूज करोगे क्योंकि ऑप्शन ही वैसा दिया है। तो
बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, उम्मीद ऐसा करता हूं, पर देखते हैं क्या होता है। यस, आ गया आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी जो आप आंसर कर रहे हो मेरे मित्र, वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 29। कंप्यूटरों के लिए आईसी जो चिप्स होते हैं, जो कंप्यूटर के आईसी चिप्स होते हैं, आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। किनके बनाए जाते हैं मेरे प्यारे मित्र, बताइए आंसर क्या होगा। सीसा यानी कि लेड का, क्रोमियम, सिलिकॉन या गोल्ड। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होते हैं वो लगभग लगभग उसमें चिप के रूप में जो इस्तेमाल होते हैं वो तो मुझे पता है। क्या आप लोग को भी पता है, कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं देख लेता हूं पहले कितने लोग सही कर पा रहे हैं। यस, बिल्कुल जो राइट आंसर है वो आपका सिलिकॉन है। एकदम सही दे रहे हो, एकदम आपकी डायरेक्शन एकदम सही है। लगता है इस बार बिहार पुलिस बर्बाद कर दोगे आप लोग। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, और आप लोग को पता है कि मैं आपके लिए 30 टॉप क्वेश्चन लेके आया था। प्रैक्टिस सेट जो साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 थी, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कहता है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपेक्षिक भार, द्रव्यमान घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है वो मेरे घर का नहीं है मेरे प्यारे मित्र, ये पूछा हुआ है बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 14 अप्रैल को। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो राइट आंसर है वो चलो मैं ही बता देता हूं, इसका राइट आंसर है द्रव्यमान घनत्व। तो टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया था साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में, जो कि बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है काम, कि हमारी क्लास को अगर हमारी क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू से लास्ट तक देखे हैं तो आपको ये क्लास बिल्कुल ही अच्छी लगी होगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है ना। उसके बाद कर रहा है क्या, चैनल को पहली बार, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आपके साथ जल्द ही मिलूंगा आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक यू, बाय बाय।